मैनिफेस्टेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान एक भारी भरकम पत्थर को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी तक धकेलने की कोशिश कर रहा है। वो पसीने से लथपथ है, पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है, पत्थर वापस नीचे लुढ़क जाता है और उसे ये सब फिर से शुरू करना पड़ता है। मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बर्ट कामू ने आधुनिक जीवन के संघर्ष को कुछ इसी तरह परिभाषित किया था। लेकिन आज के डिजिटल युग में ये बेतुकापन, या कहे तो काफ्काएस्क रियलिटी, सिर्फ किताबों में लिखा कोई दार्शनिक विचार नहीं है। ये आज के उन लाखों युवाओं की एक जीती जागती सच्चाई बन चुकी है, जो एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जहां रोजगार के अवसर और उम्मीदें दोनों ही उस पत्थर की तरह बार बार उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे में एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल उठता है, जब एक पूरी की पूरी पीढ़ी खुद को एक ऐसे सिस्टम के बीच पाती है जो उन्हें एकदम बहरा और अर्थहीन लगता है, तो वे आखिर क्या करते हैं? सच कहूँ तो वे चुपचाप हार नहीं मानते। इसके बजाय इंटरनेट के ये डिजिटल कम्युनिटीज बेबसी की इस गहरी फीलिंग को एक रातों रात वायरल होने वाले सोशल नैरेटिव में बदल देते हैं। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी हैरत अंगेज घटना की गहराई में उतरते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का अचानक से हुआ उदय। इसे महज एक पॉलिटिकल पार्टी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दरअसल इंटरनेट साइकोलॉजी और पोस्ट आयरॉनिक ह्यूमर को समझने की एक मास्टर क्लास है। भाग 1, बेतुकेपन की चिंगारी। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े आंदोलन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। इस पूरे मामले में वो चिंगारी थी भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक कथित टिप्पणी, जहां बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी गई थी। अब आम दुनिया में शायद लोग इसका बुरा मानकर बैठ जाते, लेकिन इंटरनेट ने इसे तुरंत एक अनअपेक्षित उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर लिया। और यहीं पर एंट्री होती है अब्सर्डिज्म की। अब्सर्डिज्म सुनने में बहुत भारी भरकम एकेडमिक शब्द लगता है ना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये ब्रह्मांड पूरी तरह से तर्कहीन है। और जब इंसान इस अर्थहीन दुनिया में कोई लॉजिक या पर्पस खोजने की कोशिश करता है, तो एक बहुत ही अजीब सा टकराव पैदा होता है। आज के युवाओं ने इसी फिलॉसफी को अपनी इस सिस्टमेटिक थकावट से डील करने का एक जरिया बना लिया। उन्होंने इस बेतुकेपन को ही अपनी भाषा बना लिया। और जरा सोचिए, ये फीलिंग लोगों के बीच कितनी कॉमन थी। सिर्फ एक नंबर पर गौर कीजिए, 2 करोड़ 20 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और वो भी कितने दिनों में? महज 6 दिनों में। ये कोई आम बात नहीं है। ये इतना विशाल आंकड़ा हमें ये समझाता है कि ये सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आज के एल्गोरिदम की ताकत और एक इंटरनेट ट्रेंड के बेतहाशा फैलने का जीता जागता सबूत है। भाग 2, कॉकरोच का रूपक। अब एक स्वाभाविक सा सवाल आता है कि प्रतीक के तौर पर एक कॉकरोच को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे की सोशियोलॉजी बहुत ही सटीक है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सबसे कठोर और अनचाहे माहौल में भी सर्वाइव कर जाता है, और यही चीज आज के युवाओं की उस भावना से बिल्कुल मेल खाती है, जहां वे महसूस करते हैं कि इस बड़े से सिस्टम में उनकी कोई जगह नहीं है। वो अनचाहे हैं, लेकिन फिर भी वे डटे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग पीढ़ियों के व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम मिलेनियल्स की बात करें, तो उनका राजनीतिक जुड़ाव कहीं न कहीं ईमानदारी और एक नई उम्मीद से भरा हुआ था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आम आदमी पार्टी का शुरुआती उभार था। लेकिन दूसरी तरफ आज की जनरेशन Z यानी जेन Z का राजनीतिक व्यवहार बिल्कुल अलग है। वो विडंबना यानी आयरनी, एक अजीब सी थकावट और इस कॉकरोच पार्टी जैसी बेतुकी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। जब उम्मीद टूट जाती है ना, तो आयरनी ही एकमात्र हथियार बचती है। सच तो ये है कि ये नई पीढ़ी एक बहुत ही भारी बोझ तले दबी है। इसे हम द बर्डन ऑफ मेरिट मिथोलॉजी कह सकते हैं। बचपन से ही कोचिंग का भयानक प्रेशर, एक ऐसा जॉब मार्केट जहां एग्जाम लोगों को चुनने के लिए नहीं बल्कि बाहर निकालने के लिए होते हैं, खौफनाक ऑफिस इंटरव्यूज और फ्यूचर को लेकर एक परमानेंट इनसिक्योरिटी। ये पूरा सीजेपी मूवमेंट दरअसल इसी सिस्टमैटिक अपमान और उम्मीदों के भारी बोझ से निपटने का एक कलेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म बन गया है। भाग 3, पोस्ट आयरनी का मनोविज्ञान। अब थोड़ा सोशियोलॉजी से आगे बढ़कर हम उस स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म को समझते हैं, जिसे आज का युवा किसी भी बड़े अपमान का असर खत्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस टूल को पोस्ट आयरनी कहते हैं।
ये एक ऐसी अजीब सी स्टेट है जहां ईमानदारी और व्यंग्य आपस में इस कदर मिल जाते हैं कि आप बता ही नहीं सकते कि सामने वाला मजाक कर रहा है या सीरियस है। जेन जेड इस कंफ्यूज करने वाले ह्यूमर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। ये उनके लिए एक ऐसा सेफ स्पेस क्रिएट करता है जहां वो अपने पॉलिटिकल व्यूज खुलकर रख सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी या संस्था पर भरोसा किए। रेडिट के r/हैदराबाद थ्रेड का ये असली कमेंट इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से डिफाइन करता है। लोग सच में कंफ्यूज थे कि भाई क्या ये एक रियल पार्टी है, क्योंकि इंटरनेट की इस पोस्ट आयरॉनिक कल्चर ने एक इंटरनेट मीम और एक रियल पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के बीच की जो लकीर थी ना, उसे पूरी तरह से मिटा कर रख दिया था। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो सवाल उठता है कि ये सटायर या व्यंग्य इतना काम क्यों करता है। दरअसल व्यंग्य लोगों के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ये आपको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी देता है। मतलब अगर कोई सवाल उठाए तो आप आसानी से कह सकते हैं, अरे ब्रो ये तो बस एक मजाक था। ये लंबी चौड़ी उबाऊ बहसों को ह्यूमर से रिप्लेस कर देता है और लेयर्ड आयरनी के जरिए लोगों को बहुत तेजी से कम्युनिटी में जोड़ देता है। भाग 4, प्रतीकात्मक पुनर्ग्रहण की कला। चलिए अब इस मूवमेंट की असली मैकेनिक को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे सीजेपी ने एक पब्लिक इंसल्ट को पलटकर एक पावरफुल कलेक्टिव आइडेंटिटी में बदल दिया। इस प्रोसेस को सिंबॉलिक रिक्लेमेशन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो किसी ऐसे शब्द को जिसे आपको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, उसे ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लेना। सोशल मीडिया ने आज उस स्पीड और स्केल को कई गुना बढ़ा दिया है जिस पर इंटरनेट के सबकल्चर किसी भी तरह की शर्म या अपमान को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कैनवस क्रोम ब्लॉग ने इस पूरे प्रोसेस को एक सटीक साइकोलॉजिकल ब्रांडिंग पाइपलाइन के रूप में एनालाइज किया है। स्टेप 1, इंसल्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेप 2, उसे व्यंग या सटायर के रूप में रीपैकेज कीजिए। स्टेप 3, उस कॉमन फ्रस्ट्रेशन के इर्द गिर्द एक कम्युनिटी बिल्ड कीजिए। और स्टेप 4, ह्यूमर का इस्तेमाल करके उसे एम्पलीफाई कर दीजिए। ये एक ऐसा फुल प्रूफ फॉर्मूला है जो किसी भी अपमानजनक बात को एक ग्लोबल वायरल मूवमेंट बना सकता है। और इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए जो विजुअल और डिजिटल टैक्टिक्स यूज किए गए वो लिटरली नेक्स्ट लेवल थे। एआई से बनी मजेदार पॉलिटिकल पैरोडी इमेजेस जिनका डिजाइन जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया ताकि कोई भी आम इंटरनेट यूजर उन्हें आसानी से रीमिक्स कर सके। हैशटैग मैं भी कॉकरोच जैसा कैची हैशटैग और सबसे गजब रियल लाइफ में कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग, इन सब ने मिलकर ऑडियंस के पार्टिसिपेशन और मीम कंट्रीब्यूशन को ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक बना दिया। भाग 5, एल्गोरिदम और भागीदारी वाली पहचान। इंटरनेट के सोशियोलॉजी और उसके बिहेवियर को समझे बिना हम इस स्टोरी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हमें ये देखना होगा कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने इस आग में घी का काम किया। कभी सोचा है कि एक सोशल मीडिया एल्गोरिदम को खाने में क्या पसंद है? उसका फेवरेट डाइट है आउटरीच, सरप्राइज, आइडेंटिटी का टकराव, इमोशनल रिलायबिलिटी और ढेर सारा बेतुकापन। एल्गोरिदम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है और क्या झूठ, उसे सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। और सीजेपी के इस बेतुकेपन ने एल्गोरिदम को बिल्कुल वही परोस कर दिया जो उसे चाहिए था। Soul CypherX, where truth isn't filtered, only verified. अब जाहिर है हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब सरकार ने सीजेपी की वेबसाइट और एक्स अकाउंट को ब्लॉक किया तो उस पर एक बहुत ही इम्पार्शियल और दिलचस्प रिएक्शन सांसद शशि थरूर की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन और कुंठाओं को एक सटायर साइट के जरिए बाहर निकलने देना वास्तव में देश के लिए अच्छा है। और ये सच भी है, क्योंकि अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशंस इंटरनेट के इस डिजिटल सेंटीमेंट को समझ नहीं पाते और उसे सिर्फ एक खतरे की तरह ट्रीट करते हैं। और यही हमें मॉडर्न डिजिटल कम्युनिटीज के सबसे बड़े और अहम बदलाव की तरफ ले जाता है। आज का दर्शक सिर्फ शांति से बैठकर कंटेंट कंज्यूम नहीं करता, वो एक को क्रिएटर बन चुका है। लोग नैरेटिव को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाते हैं। आज के इस दौर में ऑडियंस खुद ही सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर बन गई है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब एक पूरी की पूरी जनरेशन किसी अपमान को महज एक मजाक से शुरू करके एक विशाल वायरल सोशल नैरेटिव में बदल सकती है, तो एल्गोरिदम के इस दौर में फ्यूचर के पॉलिटिकल या सोशल मूवमेंट्स कैसे होने वाले हैं?
इंटरनेट का ये एब्सर्डिज्म अब सिर्फ टाइम पास नहीं रह गया है, ये एक परमानेंट ब्लूप्रिंट बन चुका है जो ये तय करेगा कि आने वाले वक्त में पावर और इंस्टीट्यूशंस को कैसे चैलेंज किया जाएगा। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना होगा।